Hello, good evening, everyone. Good evening, good evening. Yes, good evening, everyone. कैसे हो सारे? कल की क्लास मैंने रिकॉर्डेड दी थी, समझ में आई है? मैंने कल कमेंट में भी पूछा था, लेकिन तुम सब अपनी बकैती काटने में इतने बिजी थे कि तुमने मेरा कमेंट ही नहीं देखा। मतलब इतनी बेइज्जती। मैं छोड़ के चली गई, मैंने कहा जाओ यार, बेइज्जती थोड़ा ना कराएंगे। हाँ, मैम पतली लग रही है। मैडम की रेल बनी पड़ी है। सुबह से मैडम ने पानी भी नहीं पिया है, पतली तो अपने आप लगेंगी। आ, आज क्लास हम जल्दी ख़त्म करेंगे यार, मेरी हिम्मत नहीं है 2 घंटे पढ़ाने की। वैसे भी हम अब बिफोर टाइम चल रहे, तुम्हें पता है। मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी चीज़, कल भी हमारी क्लास होगी। कल हर्षित सर की क्लास नहीं होगी, कल अपनी क्लास होगी 4 बजे। एवरीथिंग क्लियर? हाँ, कल बॉटनी की क्लास नहीं होगी क्योंकि बेटा हर्षित सर यहाँ इवेंट में आए हुए हैं अभी नोएडा। इस वजह से मुझे भी जाना था, लेकिन मेरा तो व्रत है, मैं पानी भी नहीं पी सकती, तो मैं जाके करूँगी क्या, ऊपर से थकान होगी वो अलग। इसलिए मैं नहीं गई। और शुरू करते हैं बेटा, नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। इसके बाद केवल आपका एक चैप्टर बचेगा, बायोमोलिक्यूल्स। एनिमल किंगडम में से आपके नीट में बेटा कितने क्वेश्चन आते हैं वो जानना ज़रूरी है। तो आपके नीट में यहाँ से 2 से 4 प्रश्न आते हैं। ठीक है, नीट में इस चैप्टर से 2 से 4 प्रश्न आते हैं। 2 से 4 प्रश्न का मतलब होता है बेटा 8 नंबर से लेकर के 16 नंबर तक का ये चैप्टर है। ठीक है, और क्योंकि हमारा टारगेट बहुत क्लियर है मैडम, जूलॉजी में तो 180 लाने हैं। ठीक है, तो 180 नंबर लाने के लिए आपको किसी भी चैप्टर को हल्के में नहीं लेना, किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना। सीधी बात है। ठीक है, पास क्यों रखा है मैम आज? बेटा हमारे यहाँ कोई आज क्या होता है, आज आज क्या है? हाँ, आज अहोई अष्टमी। मतलब ये भी भूल गए कि व्रत रखा क्यों है, आज अहोई अष्टमी है। यस, तो रखते हैं, हमारे यहाँ तो रख लेते हैं, वो वाली बात है। वो ससुराल के कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं, तो ये उनमें आता है। और एक्चुअली ये ज़बरदस्ती नहीं है, अच्छा लगता है तो कर लेते हैं, वो वाली बात। और ये मेरी सुबह से तीसरी क्लास है। इसके बाद अभी एक क्लास और है, लेकिन वो 10 बजे है, तब तक मैं पानी वानी पी लूँगी। सुप्रिया मैम मोटी हैं यार, अब तो पतली हो गई हूँ यार, अब मत बोलो। मेरे वासु को संभालने वाली जो मेड है वो अब छुट्टी पे गई हुई है, 2 महीने की। 2 महीने की छुट्टी, समझते हो? 2 दिन की छुट्टी में तो मौत आ जाती थी, अब वो 2 महीने की छुट्टी गई हुई है। तो औलाद संभालना, घर संभालना, ऑफिस संभालना, तब वजन खुद कम हो रहा है मेरा। चलो, वजन कम हो रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से कम हो रहा है वो गलत है। यस, दिवाली कमिंग। चिंता मत करो, अगले हफ्ते भी हम साथ में क्लास लेंगे, उसके बाद दिवाली मनाएंगे। चलिए, तो नीट में इस चैप्टर से 2 से 4 प्रश्न आते हैं, मतलब इसका भारी वेटेज है, हल्का चैप्टर नहीं है ये। आज की क्लास में बेटा हम बात करेंगे परिचय की, फिर हम बात करेंगे वर्गीकरण के आधार की। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आप मुझे ये बताइए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव वर्गीकरण वाला अध्याय आप लोग पढ़ चुके हैं, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो आपका एनसीईआरटी का अध्याय है, जो बॉटनी में आता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वो पढ़ चुके होंगे। यस वंशिका, थैंक यू। पढ़ चुके होंगे, तो आपको ये भी पता है कि जो R.H. विटेकर अंकल थे, इनको चैन नहीं पड़ा, और ये इतिहास में अपना नाम लिखाने के लिए, तुम लोगों की ज़बान पर अपना नाम लाने के लिए, मरने से पहले
5 जगत वर्गीकरण दे गए थे, आए या नहीं? ये जो बेटा 5 जगत वर्गीकरण है, इस 5 जगत वर्गीकरण के हिसाब से अंकल जी ने ये बोला, देखो भैया सीधी बात है, हम घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं, तो अंकल जी ने सीधा बोला कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं या तो वो मोनेरा जगत से संबंध रखते हैं, यानी कि मोनेरा जगत में आते हैं, या वो प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। मोनेरा क्यों लिख रही हूँ? प्रोटिस्टा जगत में आते हैं, या बेटा वो कवक जगत में आते हैं, या वो पादप हो सकते हैं, या फिर बेटा वो प्राणी जगत में या जंतु जगत में आ सकते हैं। प्राणी जगत या जंतु जगत, इसको बेटा हम किंगडम एनिमेलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंगडम एनिमेलिया। मैं ऐसी आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये सारे जगत आप लोग बॉटनी में पढ़ चुके होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो पढ़ लेंगे, ठीक है। मैम छुट्टी कितने दिन की है दिवाली पर? अभी तक मुझे 1 2 3 पता है, 1 2 3, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे। शायद से 31 की हो सकती है, शायद से, मुझे उसका भी कंफर्म नहीं है। 1 2 3 तो हम लोगों के कैलेंडर में हॉलीडे है। अब ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं 31 की दिवाली, अगर 31 की दिवाली है तो 31 की भी छुट्टी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो बेटा प्राणी जगत है या जंतु जगत है, इस जंतु जगत को ही हमें पढ़ना है। तो हम लोगों का फोकस क्या है बेटा? हमारा फोकस है किंगडम एनिमेलिया, प्राणी जगत या जंतु जगत। पढ़ चुके हैं आप बाकी के, मतलब व्हाट नेक्स्ट? ओके, तो बेटा इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये जो प्राणी जगत है, इसके कुछ सामान्य से लक्षण है। क्या लक्षण है बेटा? जैसा आपने पढ़ा भी है कि जो आपका प्राणी या जंतु जगत है, इसके अंदर जितने भी जीव आते हैं, इसके अंदर जितने भी जीव हैं, इन जीव के कुछ लक्षण हैं। क्या लक्षण है? तो सबसे पहला लक्षण है कि बेटा ये बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब कि मल्टी सेल्युलर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये मल्टी सेल्युलर, ये कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। दूसरा बेटा, ये सारे के सारे सुकेंद्रकीय होते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर, ठीक है। ये सारे के सारे सुकेंद्रकीय होते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तीसरा बेटा और क्या होता है इसमें? तो जितने भी जीव जगत के जीव, मतलब जीव जगत के अंदर जितने भी बेटा प्राणी आते हैं, इन सभी में आपने देखा होगा, इन सभी की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, मतलब कि सेल वॉल अनुपस्थित होती है। इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल वॉल अनुपस्थित होती है, सेल वॉल एब्सेंट, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। और क्या होता है बेटा यहाँ पर? बताओ जल्दी से, पढ़ चुके हो। अगर हम इनमें जनन की बात करें तो जनन ये लैंगिक और अलैंगिक, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, दोनों प्रकार का बेटा ये रिप्रोडक्शन दर्शाते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो लैंगिक जनन करते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी जीव हैं बेटा जो अलैंगिक जनन करते हैं, यानी कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो एटीएस और वो राइबोसोम वो कोशिका के अंदर होता है, वो आपको पढ़ना है, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, वो बॉटनी में ही पढ़ाते हैं। हाँ, और क्या होता है इसमें बेटा? इसमें अगर हम इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें, इनका पोषण, ये होलोजोइक प्रकार का पोषण दर्शाते हैं, होलोजोइक, या बेटा ये मृत पोषी हो सकते हैं, या बेटा ये परपोषी हो सकते हैं, ठीक है। कई सारे तरीके के पोषण के प्रकार दर्शाते हैं। होलोजोइक हो सकते हैं, ये आपके सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं, मरी गली चीज़ें जो खाते हैं, सड़ी गली जो मर चुका है,
या बेटा ये पैरासाइट्स हो सकते हैं, दूसरों के शरीर पर रह करके पोषण लेते हैं। ठीक है, यस, हेलो आयुषी। तो ये बेटा कुछ बेसिक से मैं फीचर बता रही हूँ, बहुत सारे अंदर फीचर्स हैं। ये आप लोगों ने लिखा होगा। मैम नोट कब करेंगे? नोट करो ना नुसरत, कौन मना कर रहा है? मैंने ऐसे स्टैचू बोला है तुम लोगों को? नहीं ना। लिखो जल्दी से। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? होलोजोइक क्या होता है ये जरूर बता दूंगी बेटा मैं। होलोजोइक उस प्रकार का पोषण होता है जो हम दर्शाते हैं। इसमें पहले आप अंतः ग्रहण करते हैं खाने का, आप खाना खाते हैं, फिर बेटा आप उस खाने का पाचन करते हैं, पाचन के बाद आप उस खाने को, जो पचित भोजन है, उसका अवशोषण करते हैं, अवशोषण के बाद बेटा आप उसका यूज़ करते हैं, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन को हम बोलेंगे उसका उपापचयन करते हैं, और जो वेस्ट है बेटा उसको शरीर से बाहर निकालते हैं, यानी कि निष्कासन करते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को बेटा हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक। साइड हो गई बेटा, लिख लो। तो ऐसे जीव जो इस तरीके से खाने का पूरा, मतलब पाचन की पूरी क्रिया दर्शाते हैं, या पोषण की पूरी, परपोषी बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं, विषम पोषी बोलते हैं। यस, तो जितने भी जीव होते हैं बेटा ये आपके विषम पोषी होते हैं, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, है ना। ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, ये हो गया। होलोजोइक मतलब सर्वाहारी नहीं होता है बेटा केशव। सर्वाहारी हम ओमनीवोर्स को बोलते हैं। कार्निवोर्स मतलब मांसाहारी, हर्बीवोर्स मतलब शाकाहारी, और ओमनीवोर्स मतलब सर्वाहारी, तो वो अलग होता है। ठीक है, चलिए अब ये हो गए प्राणी जगत के कुछ सामान्य से लक्षण, जल्दी से लिख लीजिएगा। जब हो जाए तो बता दीजिएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये जो प्राणी जगत है, इस प्राणी जगत को हमने कई सारे संघों में विभाजित किया है। ठीक है, ये जो प्राणी जगत है, इस प्राणी जगत को हमने कई सारे संघों में विभाजित किया। भाई भाई यहाँ से मम्मा दो दी, मम्मा दो दी। तो प्राणी जगत को हमने कई सारे संघों में विभाजित किया है, और ये आप लोगों ने बॉटनी में पढ़ा होगा कि सबसे ऊपर बेटा वर्गीकरण में आते हैं जगत, जिसको हम बोलते हैं किंगडम। ठीक है, किंगडम के अंदर आते हैं बेटा आपके संघ, जिसको हम बोलते हैं फाइलम। ठीक है, एरो बनाने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। ठीक है, फिर आते हैं आपके वर्ग, जिसे हम बोलते हैं क्लास। फिर आता है आपका गण, जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्डर। फिर आता है आपका कुल, जिसे हम बोलते हैं फैमिली। फिर आता है आपका जीनस, इसे हम बोलते हैं क्या, मैं हमेशा वंश। और लास्ट में आता है आपका स्पीशी, इसे हम बोलते हैं जाति या प्रजाति। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको याद करने का हमारा तरीका होता है किड्स फुट कैट ऑन फायर गैस स्टोव, है ना। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। ठीक है, हाँ सही लिखा है। मैं हिंदी में हो सकता है कुछ गलत हो जाए, इंग्लिश में तो गलत नहीं है। गण, कुल, वंश सही लिखा है ना? बस एक बार ये बता दो, सही लिखा है मैंने? वासु गया यहाँ से, मत ही नाम बोलो तो ज्यादा अच्छा है। डन।
और ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। बिना ट्रिक के याद है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने प्राणी जगत की बात की है ना। हमने क्या देखा? प्राणी जगत। अब इस प्राणी जगत के अंदर कितने संघ आते हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस प्राणी जगत के अंदर बेटा आपके कई सारे संघ हैं, लेकिन आपको जो पढ़ने हैं वो है बेटा 11 संघ। इस प्राणी जगत के अंदर आपको जो संघ पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं 11। 11 मेन है, ऐसे तो 31 संघ होते हैं पर आपको 11 पढ़ने हैं। अब मैं जिस क्रम में लिख रही हूं आपको बेटा उसी क्रम में याद करना है। संघ, पॉरीफेरा, संघ, सिलेंट्रेटा, संघ, टीनोफोरा, संघ, प्लेटीहेलमिंथिस, संघ, एस्केहेलमिंथिस, संघ, एनिलिडा, संघ लिखिएगा ये मेरे साथ, आर्थ्रोपोडा, संघ, मोलस्का, संघ, एकाइनोडर्मेटा, संघ, हेमिकॉर्डेटा, और आखिरी है बेटा आपका संघ कॉर्डेटा। ये जो बेटा 11 संघ हैं ये आपको याद करने हैं, और ना केवल याद करने हैं, आपको इसी क्रम में याद करने हैं। ठीक है, अब इसको आप सुबह शाम दूध के साथ याद करो, चाय पीते हो तो चाय के साथ याद करो, नाश्ता, खाना और डिनर, नाश्ता, लंच और डिनर जो भी आप करें उसके साथ आप दूध पिए। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथिस, एस्केहेलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक है, फिर चाय पिए। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथिस, एस्केहेलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक है, हैप्पी बर्थडे अमन। फिर नाश्ता कर रहे हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथिस, एस्केहेलमिंथिस, एनिलिडा, आपका आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक है, तो बेटा आपको इसी क्रम में इसको याद करना है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, फिर हम डेली क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम गाना याद करें। मैडम ट्रिक बता दो, जिसकी ट्रिक बताओ वो तो मैडम हमें याद है, जिसकी नहीं बताओ वो है आपकी ट्रिक। काय बताऊं मैं, खुद बनाओ अपनी ट्रिक। चलो, तो डेली जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसे बोलेंगे, स्टार्ट। संघ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथिस, एस्केहेलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, ये आपके बेटा 11 संघ हो गए इस क्रम में। अब एक एक करके हम इन संघ को पढ़ेंगे, लेकिन हमने ये संघ किस आधार पर बनाए? प्राणी जगत को हमने इतने सारे संघों पर जो वर्गीकृत किया है वो किस आधार पर वर्गीकृत किया है, ये जानना बेटा बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डालेंगे वर्गीकरण का आधार। तो अपनी हेडिंग क्या रहेगी बेटा? हेडिंग रहेगी अपना वर्गीकरण का आधार। तो हमने प्राणी जगत को 11 संघों में किस आधार पर वर्गीकृत किया है? तो सबसे पहले बेटा हमने वर्गीकृत किया है आपके, एक मिनट है ना, सबसे पहला वर्गीकरण, ये कंपनी वाले इतना दुखी कर देते ना, और काट दो तो दोबारा करेंगे। सबसे पहला बेटा हमने वर्गीकरण किया है संगठन के स्तर के आधार पर। दूसरा हमने वर्गीकरण किया है देह समिति के आधार पर। तीसरा हमने वर्गीकरण किया है, पगला पगला गए हैं क्या, जर्म स्तर की
संख्या के आधार पर। चौथा हमने वर्गीकरण किया है देह प्रारूप के आधार पर। पांचवा हमने वर्गीकरण किया है देह गुहा के आधार पर। फिर हमने वर्गीकरण किया है बेटा खंडी भवन के आधार यानी कि सेगमेंटेशन। और आखिरी बेटा हमारा वर्गीकरण है नोटोकॉर्ड के आधार पर। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। मैम आपको बहुत मिस किया। अरे भैया जिंदा हूं मैं, लेक्चर तो मैंने भेज ही दिया था इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया बेटा। जल्दी से लिखिए, फिर एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। स्टोमोकॉर्ड अलग है मुकेश, नोटोकॉर्ड है। डन। चलो अब एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा संगठन का स्तर, जिसे हम बोलेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के स्तर पर बेटा जीव या प्राणी चार प्रकार के हो सकते हैं। एक जो कोशिकीय स्तर का संगठन दिखाते हैं, मतलब कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। ऊतक स्तर का संगठन यानी कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अंग स्तर का संगठन मतलब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और अंग तंत्र स्तर का संगठन मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चार प्रकार के बेटा प्राणी होते हैं। नहीं बेटा ये लास्ट चैप्टर नहीं है, इसके बाद अपना जैवाणु और बचता है बायोमॉलिक्यूल्स, वो लास्ट है। ठीक है, कोशिकीय स्तर का संगठन। अब क्योंकि बेटा हमने पढ़ा कि प्राणी तो सारे बहुकोशिकीय हैं, इंग्लिश लिख रही हूँ बेटा मैं, सबकी लिख रही हूँ इंग्लिश सुम्बुल। तो क्योंकि बेटा हमने देखा कि प्राणी तो अपने सारे के सारे बहुकोशिकीय हैं, फिर इसमें कोशिकीय स्तर का संगठन कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि ये जीव तो बहुकोशिकीय हैं, ठीक है, ये बहुकोशिकीय तो हैं, मल्टी सेल्युलर तो हैं, लेकिन इनमें कोशिकाएं अपने सभी कार्य अकेले करती हैं। समझे? मतलब एक रूम में चार लड़के रह रहे हैं, लेकिन वो चारों अपना अपना काम कर रहे हैं। सारे अपने बर्तन भी खुद धो रहे हैं, अपने कपड़े भी खुद धो रहे हैं, अपना खाना भी खुद बना रहे हैं। समझ रहे हो? एक रूम में चार लोग और चारों अपने अपने लिए खाना बना रहे हैं, अपने अपने बर्तन धो रहे हैं, अपने अपने कपड़े धो रहे हैं, अपना अपना सो रहे हैं, अपना अपना उठ रहे हैं, अपने अपने तैयार होके स्कूल कॉलेज जिसको जहां जाना है वो कर रहे हैं। कहने को उस कमरे में चार लोग हैं, लेकिन चारों का काम अपना अपना अलग है। समझे या नहीं? यही होता है बेटा कोशिकीय स्तर के संगठन में, जिसमें कहने को तो ये बहुकोशिकीय हैं, लेकिन हर एक कोशिका सभी काम, चाहे उत्सर्जन हो, श्वसन हो, पाचन हो, जनन हो, सारी कोशिकाएं अपने अपने काम खुद से कर रही हैं। ठीक है, चैट को ऑफ कर देते हैं, मुझे जवाब नहीं मिल पाता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं, बट ठीक है, जिस तरीके के तुम्हारे कमेंट्स हैं जवाब देने के मूड में तो वो भी नहीं। कौन सा ऐसा संघ है बेटा जो ये दर्शाता है? तो एक नंबर। एक नंबर मतलब बेटा, एक नंबर मतलब संघ पॉरीफेरा। संघ पॉरीफेरा के जो भी सदस्य हैं वो सारे के सारे कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाते हैं। समझे या नहीं? फिर आता है आपका ऊतक स्तर का संगठन। ऊतक स्तर के संगठन में क्या होता है? इसमें
कोशिकाओं के समूह मिलके ऊतक बनाते हैं, है ना। कोशिकाओं के समूह मिलके ऊतक बना रहे हैं, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं किस तरीके की कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाएंगी, ठीक है। और ऊतकों द्वारा, ठीक है, और ऊतकों द्वारा एक कार्य किया जाता है। मतलब कि यहां पर कुछ, जैसे हम अपने घर में देख लो, ठीक है। हमारे घर में जैसे एक बड़ा घर है, ठीक है। बड़े घर में चाचा ताऊ सब लोग रहते हैं, 4 भाई हैं, 3 ताऊ, एक सबसे छोटा, है ना, ऐसे करके। तो कहने को वो सब एक हवेली में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फैमिली मिलकर के एक काम कर रही है। जैसे बड़े पापा की पूरी फैमिली मिलकर अपना आराम से एक काम कर रही है, ठीक है। मम्मी, बड़ी मम्मी खाना बनाती है वो 4 लोगों के लिए, उससे छोटी वाली मम्मी खाना बनाती है अपने 4-5 लोगों के लिए, उससे छोटी मम्मी खाना बना रही है अपने 2-3 लोगों के लिए, उससे छोटी मम्मी खाना बना रही है अपने लिए, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर एक एक कोशिका एक एक काम नहीं कर रही है, कोशिकाओं के समूह मिलकर के एक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऊतक स्तर का संगठन, और ये दर्शाया जाता है बेटा आपके सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा द्वारा। 2 नंबर मतलब संघ सिलेंट्रेटा, 3 नंबर मतलब संघ टीनोफोरा। अब आ जाइए अंग तंत्र। तो यहां पर अंगों द्वारा एक कार्य किया जाता है, ठीक है। और ये बेटा केवल और केवल आपका 4 नंबर मतलब कि संघ प्लेटियल में, ये पागल हो गया जो भी है, चौथी बार फोन आ रहा है इसका। तो आपका 4 नंबर यानी कि जो आपका संघ प्लेटियल मेंटेस है बेटा, वो दर्शाता है क्या, अंग स्तर का संगठन, जहां पर ऊतक के समूह मिलकर के बनाते हैं अंग, और ये अंग बेटा मिलकर के एक काम करते हैं। मतलब पाचन का अलग अंग, श्वसन का अलग अंग, उत्सर्जन का अलग अंग, यस। आखिरी आता है आपका अंग तंत्र। तो अंग तंत्र बेटा अंगों के समूह से मिलता है, अंग तंत्र अंगों के समूह मिलकर के बनाते हैं क्या, अंग तंत्र, यानी कि ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमारे अंदर ले लो, पूरा पाचन तंत्र अलग है, बहुत सारे अंग मिलके केवल खाना ही पचा रहे हैं, बहुत सारे अंग मिलके केवल श्वसन का काम कर रहे हैं, श्वसन तंत्र बना लिया, बहुत सारे अंग मिलके केवल गैसों का परिवहन कर रहे हैं, परिसंचरण तंत्र बना लिया, बहुत सारे अंग मिलके केवल उत्सर्जन कर रहे हैं, उत्सर्जी तंत्र बन गया, बहुत सारे अंग मिलके केवल हार्मोन्स निकाल रहे हैं, अंतःस्रावी तंत्र बन गया, बहुत सारे अंग मिलके जनन कर रहे हैं, जनन तंत्र बन गया, ठीक है। तो अंगों के समूह मिलकर के बनाते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्रों द्वारा एक कार्य किया जाता है, ठीक है। और उदाहरण बेटा इसका ले लो आपका 5 से लेकर के 11। 5 मतलब आपका एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। समझ में आया? यस, समझ में आया कि नहीं? 1-2 नंबर क्लियर है ना सबको? 1 नंबर मतलब पॉरीफेरा, 2 मतलब सिलेंट्रेटा, 3 मतलब टीनोफोरा, 4 मतलब प्लेटियलमेंथिस, और 5 से लेकर के 11 मतलब एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। यस आसिफ, क्लियर है? तो ये हो गया बेटा आपका संगठन के स्तर के आधार पर संघों का या प्राणी जगत में, प्राणी जगत का अलग अलग संघों में वर्गीकरण। दूसरा पॉइंट है बेटा आपका देह सम्मिति। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? देह सम्मिति मतलब बॉडी, यस, सिमेट्री। देह सम्मिति के आधार पर जो प्राणी हो सकते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक जो कि असम्मिति दर्शाते हैं यानी कि एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। एक जो कि असम्मिति दर्शाते हैं, डोंट कम,
एक जो कि असममिति दर्शाते हैं, मतलब एसिमेट्रिकल होते हैं। दूसरे, नो यू विल फॉल, दूसरे जो अरीय सममिति दर्शाते हैं, मतलब रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। और तीसरे, इसको हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। और तीसरे जो द्विपार्श्व सममिति दर्शाते हैं, यानी कि बायलेटरल सिमेट्री। मैम ये सब पढ़ चुके हैं बेटा, मैंने नहीं पढ़ाया, मैं तो पढ़ाऊंगी ना। मैम मुझे सर्दी हो गई है, तो गर्म चीज़ें खाओ, गर्म चीज़ें पियो, चाय पियो काढ़ा बना करके, पानी गर्म पियो, ठंडा पानी आइसक्रीम वगैरह अवॉइड करो, और बादाम खाओ, गर्म होते हैं, ठीक है। और रागी के आटे की रोटियां खाओ, रागी बहुत गर्म होती है, ये करो। और तुम गिर जाओ, पिताजी के जूते पहन के घूम रहे हैं, इनमें और पिताजी में फर्क ही नहीं है, मतलब है पापा शूज, यस। जो असम्मिति, सम्मिति का मतलब होता है बेटा बराबरी, सिमेट्रिकल मतलब एक जैसे, सम्मिति का मतलब होता है एक जैसे, असम्मिति मतलब जो एक जैसे हो ही नहीं सकते। जैसे ये आपका कोई जीव है, ठीक है, ये इसके शरीर का केंद्र है, ठीक है, थैंक यू रघुनाथ पापा शूज। ये आपका कोई जीव है जिसका ये केंद्र है, ठीक है। अगर आप इस जीव को विभाजन करोगे बीच से, कहां से विभाजन करोगे आप इसका, बीचों बीच अगर आप इसका विभाजन करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो क्या ये दो बराबर भागों में विभाजित हो रहा है? नहीं। अगर आप इसको इस तरीके से विभाजित करते हैं तो भी ये दो बराबर भागों में विभाजित नहीं हो रहा। मतलब किसी भी प्लेन से, किसी भी अक्ष से अगर जीव को विभाजित किया जाता है, बशर्ते जिस भी प्लेन से आप डिवाइड कर रहे हो, जिस भी अक्ष से आप उसको विभाजित करने की कोशिश कर रहे हो, वो अक्ष उस जीव के केंद्र से होते हुए जाना चाहिए। कहां से होते हुए जाना चाहिए? केंद्र से। अगर ये इसके केंद्र से होते हुए जा रहा है और फिर भी इसको बराबर भागों में विभाजित नहीं कर रहा है, इस तरीके के जीव को हम बोलते हैं कि ये असम्मिति दर्शाते हैं। और अधिकांश बेटा एक नंबर के अधिकांश सदस्य बेटा असम्मिति दर्शाते हैं, उनमें एक जैसे भाग नहीं होते, ठीक है। असम्मिति मतलब एसिमेट्रिकल, जिनमें कोई सिमेट्री, अब जैसे अपना देख लो, ठीक है, ये अपने फेस को अगर मैं राइट ऐसे बीच से डिवाइड करूं, इधर भी एक कान है, इधर भी एक कान है, इधर भी इयरिंग्स है, इधर भी इयरिंग्स है, इधर भी एक आंख है, इधर भी एक आंख है, इधर भी एक बायनासा छिद्र है, इधर भी एक बायनासा छिद्र है, आधे ओठ ऊपर नीचे इधर है, आधे ओठ ऊपर नीचे इधर है, तो राइट और लेफ्ट दोनों सिमेट्री में है। बोल सकते हैं कि नहीं कि दायां भाग बाएं भाग के साथ सम्मिति दर्शा रहा है? बोल सकते हैं। हाँ, त्रिज्यमति में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ट्राइंगल्स में पढ़ा होगा कि ये दो ट्राइंगल एक दूसरे से सिमेट्रिकल है, प्रूफ करो। क्यों करें प्रूफ भाई? लेकिन फिर भी करना पड़ता था कि देखो भैया, इस ट्राइंगल का इस ट्राइंगल के तीन एंगल एक जैसे हैं, तो एंगल के सिद्धांत से ये सम्मिति शो करते हैं। अगर इन तीनों के साइड बराबर हैं तो भैया साइड के सिद्धांत से ये सम्मिति शो करते हैं। अगर इनके दो एंगल एक साइड बराबर है इन दोनों ट्राइंगल की, तो ये एंगल साइड एंगल के सिद्धांत से सम्मिति शो करते हैं। दिखाया है ना आप लोगों ने, मतलब पढ़ा है ना आप लोगों ने मैथ्स में। तो सम्मिति का मतलब होता है एक जैसा। तो मेरा दायां और बायां सम्मिति दर्शा रहा है। लेकिन अगर मेरे यहाँ पे हो गया कोई फोड़ा, मेरा यहाँ से गाल सूज के हो गया गुब्बारा, इधर का नॉर्मल है, उस कंडीशन में गुब्बारा इधर से सम्मिति शो नहीं करेगा, हाँ या नहीं? ठीक है। तो असम्मिति का मतलब
कि किसी भी अक्ष से अगर आप उस जीव को विभाजित करते हैं, बशर्ते वो अक्ष जीव के केंद्र से होकर के जाना चाहिए, और फिर भी बेटा वो किसी भी बराबर भाग में विभाजित नहीं होता, मतलब वो जीव असम्मिति दर्शाता है। ठीक है, ज्यादातर एक नंबर मतलब कि पॉरीफेरेंस के ज्यादातर जो बेटा मेंबर्स हैं वो असम्मिति दर्शाते हैं। बात करें अरीय सम्मिति की, तो अरीय सम्मिति में बेटा ये आपका जीव है जिसका ये केंद्र है। ठीक है, अब इसको अगर आप बेटा दो बराबर भागों में विभाजित करने की कोशिश करते हो, इसके अक्ष को अगर आप केंद्र से निकालते हुए दो बराबर भागों में विभाजित करने की कोशिश करते हैं, तो ये दो बराबर भागों में विभाजित हो रहा है। देखो दायां और बायां बराबर है। वहीं अगर आप इसको इस तरीके दूसरे अक्ष से विभाजित करते हैं, ऊपर और नीचे बराबर है, तो इस तरीके के जीव को बेटा हम बोलते हैं कि ये अरीय सम्मिति दर्शाता है। आप इसको किसी भी अक्ष से विभाजित कर लो, ये हमेशा दो बराबर भागों में विभाजित होगा, चाहे दायां बायां भाग हो, चाहे ऊपर नीचे का भाग हो, ये सारे के सारे बराबर भागों में विभाजित होते हैं। इस तरीके के जीव को बेटा हम बोलते हैं कि ये असम्मिति दर्शाते हैं। तो कुछ एक नंबर यानी कि कुछ पॉरीफेरेंस, 2 नंबर और 3 नंबर, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये सारे के सारे बेटा अरीय सम्मिति यानी कि रेडियल सिमेट्री दर्शाते हैं। ठीक है, द्विपार्श्व सम्मिति क्या होती है बेटा, तो यहां अपन बना लेंगे कि इंसान, बेटा ठीक है, इस जीव को अगर हम बिल्कुल इसके केंद्र से होते हुए गुजारते हैं, काटते हैं, तो ये बेटा दाएं और बाएं बराबरी हिस्से में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो द्विपार्श्व का मतलब क्या होता है, द्वि मतलब दो, द्वि का मतलब होता है दो, और पार्श्व का मतलब होता है साइड। ठीक है, तो द्वि का मतलब क्या होता है बेटा, दो। ओ प्रिया के पिताजी, ठीक है, तो इसको द्वि का मतलब हो गया बेटा दो, और पार्श्व का मतलब हो गया साइड। और ये पार्श्व हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, हमने देखा था ना हमारे पार्श्व भाग में, अधर भाग में, पृष्ठ भाग में, अग्र और पश्च भाग में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं द्विपार्श्व सम्मिति यानी कि बायलेटरल, अरे बायलेटरल सिमेट्री। केवल एक ही अक्ष से विभाजित होने पर ये दो बराबर भागों में, अब ये तो हो गया ऐसे, अगर हम अपने आप को बीच से ऐसे काटे तो ऊपर नीचे बराबर होगा क्या, नहीं होगा ना। तो ये बेटा आपको देखने को मिलती है 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 11 में। मैडम 9 नंबर कहाँ गया, तो 9 नंबर में अगर हम बोलें तो 9 नंबर मतलब संघ काइनोडर्मेटा के जो लार्वा होते हैं और जो इनके वयस्क होते हैं, इनको हम और डिटेल में समझते चलेंगे जब हम एक एक करके सारे संघ पढ़ेंगे। तो इनके लार्वा बेटा द्विपार्श्व सम्मिति दर्शाते हैं, जबकि इनके वयस्क बेटा जो होते हैं वो अरीय सम्मिति दर्शाते हैं। कीप इट बैक, कीप इट बैक, हाँ पापा शूज, यू जस्ट कीप इट बैक, मम्मा सैंडल, कीप इट बैक। चलिए मैम बहुत बैकलॉग हो गया, रमन गलती से हुआ है तो अपनी गलती सुधारिए। मैडम स्पीड प्लीज। डन, ये हो गया आपका देह सम्मिति के आधार पर। तीसरा बेटा है आपका जन्म स्तर की संख्या के आधार पर।
number of, what happened? Very good. नाचो. इतना कार्टून लग रहा है ना. जरा जरा से पैर, जरा सा शरीर, पापा शूज पहन के खड़े हैं. व्हाट शुड आई डू नाउ? नो लिजर्ड. जर्म स्तर की संख्या के आधार पर, जर्म स्तर की संख्या के आधार पर बेटा जो जीव होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं. कौन से दो प्रकार हैं? आई नॉट कम. आजो 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 गमार. एक हो गए द्विकोरिक, इनको हम द्विस्तरीय भी बोलते हैं. डिप्लोब्लास्टिक. दूसरे होते हैं मैम लार्वा. क्या होता है रवि? मैंने मेंढक में भी पढ़ाया था बेटा. मेंढक का लार्वा मछली जैसा होता है, उसके बाद बेटा वो वयस्क में कन्वर्ट होते हैं. मैंने कॉकरोच में भी निम्फ पढ़ाया था, हाँ या नहीं? ठीक है. तो एक होते हैं यहाँ पे द्विकोरिक, एक होते हैं, एक तो तुम लोग पिछले लेक्चर्स नहीं पढ़ते हो बेटा, फिर भी मैं आगे लार्वा पढ़ाऊंगी, डोंट वरी. इनको हम त्रिस्तरीय बोलते हैं, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक. द्विकोरिक और मैम आप अपने घर से पढ़ा रही हैं क्या? हाँ बेटा अंकिता, हमारे घर में स्टूडियो लगा हुआ है बेटा. तो द्विकोरिक और त्रिकोरिक का मतलब क्या होता है कि ये जो हमने 3 जन्म स्तर देखे हैं ना, अंतः जन स्तर, मध्य जन स्तर, बाह्य जन स्तर. जो द्विकोरिक जीव होते हैं बेटा, इनके शरीर में जितने भी ऊतक होते हैं ये केवल 2 जन्म स्तर से बनते हैं. ठीक है. और इन दोनों के बीच में बेटा एक जेली युक्त लेयर होती है जिसको हम मीजोग्लिया बोलते हैं. तो अंदर वाली हो गई बेटा अंतः जन स्तर, अंतः जन स्तर या एंडोडर्म. बाहर वाली हो गई बेटा बाह्य जन स्तर या एक्टोडर्म. और इनके बीच में बेटा एक जेली जैसी मीजोग्लिया पाई जाती है. ठीक है. ये जेल जैसी परत जो केवल अंत्य और बाह्यजन स्तर को अलग करती है, उसके बीच में इससे कोई ऊतक नहीं बनता है. ठीक है. तो अंत्य जन स्तर से बेटा ऊतक निर्माण होता है, इससे ऊतक बनता है. बाह्य जन स्तर से ऊतक बनता है. हाँ जी. व्हाट? जूता खा लो 2-4. लेकिन मीजोग्लिया से बेटा किसी भी तरीके के ऊतक का निर्माण नहीं होता है. समझे या नहीं? यस. तो अंत्य जन स्तर और बाह्य जन स्तर से ऊतक बनता है. मीजोग्लिया केवल जेल जैसी परत होती है जो अंत्य और बाह्य जन स्तर को सेपरेट करती है, उसके बीच में पाई जाती है. इससे कोई ऊतक निर्माण नहीं होता है. ठीक है. वहीं अगर हम त्रिकोरिक की बात करें बेटा तो यहां क्या होता है, यहां पर एक हो गई आपकी अंत्य जन स्तर, फिर होती है आपकी
मध्य जन स्तर और फिर होती है आपकी बाह्य जन स्तर। ठीक है, तो सबसे बाहर हो गई आपकी, या उल्टा चलते हैं, सबसे अंदर हो गई आपकी अंतःजन स्तर, एंडोडर्म। उसके अंदर हो गई बेटा आपकी मध्य जन स्तर, मीजोडर्म, और सबसे बाहर होती है आपकी बाह्य जन स्तर, मतलब कि एक्टोडर्म। और इन तीनों से ही बेटा ऊतक निर्माण होता है, और ये हम पढ़ चुके हैं। तीनों जन स्तर से उपकला ऊतक बन रहा है, आपके मध्य जन स्तर से संयोजी ऊतक बन रहा है, इसी मध्य जन स्तर से आपका पेशी ऊतक बन रहा है, बाह्य जन स्तर से आपका पेशी ऊतक भी, कुछ पेशियां आँख की, और आपका पूरा तंत्रिका ऊतक बन रहा है। हाँ या नहीं, समझ में आया कि नहीं? अब कौन से ऐसे जीव होते हैं बेटा जो कि द्विकोरिक होते हैं, कौन से त्रिकोरिक होते हैं? तो द्विकोरिक होते हैं आपके 1, 2, 3, त्रिकोरिक होते हैं आपके 4 से लेकर के 11। समझ में आया कि नहीं? यस। तो ये हो गया बेटा अपना तीसरा, जर्म स्तर की संख्या के आधार पर जीव 3 तरीके के होते हैं। शूज, यस। Vasu will fall. Pick up the cushion. Keep it on sofa. Done. तो ये हो गया जन्म स्तर की संख्या के आधार पर। चौथा आता है बेटा अपना देह प्रारूप, जिसे हम बोलते हैं बॉडी प्लान। देह प्रारूप के हिसाब से बेटा जीव 3 तरीके के होते हैं। एक जो कोशिका एकत्रीकरण देह प्रारूप दिखाते हैं, मतलब सेल एग्रीगेट। दूसरे जो अंधकोश देह प्रारूप दिखाते हैं, मतलब ब्लाइंड सैक। और तीसरे जो नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप दिखाते हैं, यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, कोशिका एकत्रीकरण मतलब जिनमें बहुकोशिकी तो हैं, ये कैसे हैं? बहुकोशिकीय हैं, लेकिन बेटा ये सिर्फ नाम के बहुकोशिकीय हैं। इनमें सभी कोशिकाएं अपना काम खुद कर रही हैं, जो हमने आगे भी देखा था, है ना। लेकिन सभी कोशिकाएं अपना जो काम करती हैं वो स्वयं करती हैं, कार्य अलग कर रही हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि ये सिर्फ कोशिकाएं इकट्ठी होकर के एक जीव बना रही हैं, कोई कोशिका किसी से अपना मतलब नहीं रख रही है। ठीक है, तो ये दर्शाते हैं आपके 1 नंबर, यानी कि पॉरीफेरेंस जो होते हैं ये कोशिका एकत्रीकरण देह प्रारूप दर्शाते हैं। अंधकोश का मतलब क्या होता है बेटा? कि इनके शरीर में एक ही छिद्र होता है, एक रंध्र। ठीक है, इसी से बेटा ये भोजन को अंतः ग्रहण कर रहे हैं, मतलब खाना अंदर भी इसी से ले रहे हैं, भोजन का अंतः ग्रहण भी इसी से कर रहे हैं, और जो वेस्ट है बेटा उस वेस्ट को निकाल भी यहीं से, मतलब कि उत्सर्जन भी यहीं से कर रहे हैं। आप उत्सर्जन ना लिख करके बोलो कि जो वेस्ट है उसका निष्कासन भी यहीं से कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके पास केवल एक रंध्र होता है, एक ओपनिंग होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंधकोश। कोश मतलब ये थैली है, थैली का एक मुंह होता है, इनका भी एक मुंह है, इसी से अंदर लेते हैं भोजन को, इसी से ये
बाहर निकालते हैं जो भी अपशिष्ट है उसको। ठीक है, अंधकोश देह प्रारूप बेटा आपको देखने को मिलता है 2, 3 और 4 में, संघ सिलेंट्रेटा, संघ टीनोफोरा और संघ प्लेटियलमेंथिस में। ठीक है, चलो नलिका के अंदर, नलिका देह प्रारूप में क्या होता है देखो, ये एक जीव है, सपोज हमने बना लिया ये सांप है। ठीक है, ये आपका सांप है, ये पूंछ हो गई इसकी। एक तो इसका शरीर नलिका जैसा, ट्यूब जैसा, और इसी के अंदर बेटा इसकी आहार नाल है। ये क्या हो गई, ये हो गई इसकी आहार नाल। ठीक है, और आहार नाल में इधर हो गया बेटा इसका मुख द्वार, जिससे ये भोजन को अंदर लेगा। ये हो गया इसका गुदा द्वार, जिससे ये अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालेगा। तो एक तो नलिका जैसा शरीर और उसके अंदर नलिका आहार नाल। ठीक है, और आहार नाल इसमें कंप्लीट है, इसमें मुख द्वार और गुदा द्वार अलग अलग हैं। ये देखने को मिलती है आपकी 5 से लेकर के 11, यानी कि संघ एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, मैं बैठ जाती थोड़ी देर जब तक आप लोग लिख लो। व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, रिमोट, वासु रिमोट, एक वासु रिमोट। हाँ, कॉकरोच भी इसी में है बेटा, कॉकरोच संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य है ना, तो आर्थ्रोपोडा आपका 7 नंबर है। कभी अपनी नीट की जर्नी बताइएगा प्लीज़। बताएंगे बेटा, ज़रूर बताएंगे। अब वैसे भी सिलेबस ख़त्म होने वाला है, अब खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी और खूब सारी कहानियाँ होंगी। यस सृष्टि, चलिए, नीट की जर्नी होगी, कॉलेज की जर्नी होगी, सारी जर्नीज होंगी उसमें, है ना। हाँ, उफ, ये हो गया आपका देह प्रारूप। अब हम बात करते हैं पांचवा है बेटा आपका देह गुहा, जिसको हम बोलते हैं बॉडी सीलोम या बॉडी कैविटी। देह गुहा के आधार पर 3 तरीके के जीव होते हैं। एक अगुहीय, मतलब जिनमें गुहा नहीं होती है, ए सीलोमेट। दूसरे होते हैं बेटा कूटगुहीय, जिसे हम बोलते हैं हैप्पी दिवाली। बेटा हैप्पी दिवाली, बेटा हैप्पी दिवाली। और एक होते हैं प्रगुह्य, जिन्हें हम सिर्फ गुह्य भी बोलते हैं, सीलोमेट। यहाँ आओ, सबको हैप्पी दिवाली बोलो, कम से हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। अब बोलो हैप्पी दिवाली। ओके बोलो भैया, भैया, दीदी, दीदी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, स्टडी, स्टडी, हैव फन, हैव फन। अब बोलो बाय बाय, बाय बाय, गेट लॉस्ट। अब वो नीचे से अभी बाय बाय कर रहे हैं। सुबह वो अभी लाइट्स लग गई है ना, तो लाइट्स का वायर टच कर रहा था, तो मैं उसको रही थी दूर हो जाओ करके। तो कह रहा था हाँ भैया, तो नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको से बातों में लगाया कि हैप्पी दिवाली है, ये है ना हैप्पी दिवाली है करके। सुबह से पागल है, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। हम आप बहुत गंदी हो। गेट लॉस्ट बोलती हो।
तो इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। अभी तो छोटा है, बड़ा हो जाएगा दिन भर लतियाया जाएगा। भाग यहाँ से, गेट लॉस्ट। बैन। अब मेरे को थोड़ा फील हो रहा है। चलो, अब तुम्हें कुछ नहीं फील हो रहा है। मैंने बोला फील हो रहा है, फील। कॉपी कैट है ये, कॉपी कैट। ही यूज टू कॉपी एवरीथिंग व्हाट आई से। और जब तक उसे समझ में नहीं आया तब तक कहेगा हैं, हैं, हैं। फिर इसके पापा इज लाइक, तुम्हारी माँ को आज तक समझ में नहीं आया, तुम्हें क्या आएगा। बा प्रभु, माफ कर दो हमें, माफ, गलती हो गई। हाँ, माफ माफ। आज वापस से मेरे अंदर का देश प्रेम जागेगा। नहीं, बस 2 पॉइंट और हैं, उनको भी खत्म कराई देते, क्यों कल के लिए रट्टा रखो इसका। तो देखो, बीच में बेटा जो मैंने ये खाली जगह दिखाई है, इसको हम बोलते हैं आहार नाल। तीनों में ये बीच की जगह क्या है? आहार नाल। ठीक है। आहार नाल के बाहर वाली जो परत है, इसको हम बोलते हैं अंतःजन स्तर, मतलब कि एंडोडर्म। और सबसे अच्छा, यहाँ मैं एक चीज तो बताना भूल ही गई। अरे रुको यार, 1 मिनट रुक जाओ। ऐसा, सबसे बाहर वाली जो परत है, इसको हम बोलेंगे बाह्यजन स्तर, एक्टोडर्म। और बीच में बेटा जो परत है, इसको हम बोलेंगे मध्यजन स्तर, मीजोडर्म। यहां पर भी आपको दिख रही है, ये हो गई एक्टो यानी कि बाह्यजन स्तर। सबसे अंदर वाली हो गई बेटा एंडो यानी कि अंतःजन स्तर। पूरा नहीं लिख रही हूं। और यहां आप देखेंगे जो मध्यजन स्तर है वो 2 हैं, और इसके
दोनों तरफ से मध्य जन के बीच में एक गुहा है, जिसको बेटा हम बोलते हैं वास्तविक गुहा। यहां पर आपको कोई गुहा, आहार नाल गुहा नहीं है। आहार नाल तो नलिका संरचना है जिसके अंदर से खाना जा रहा है। आहार नाल के बाहर अंत्यजन स्तर, फिर मध्य जन स्तर, फिर बाह्यजन स्तर। यहां पर इन स्तरों के बीच में आपको कोई खाली जगह नहीं दिखती है। इसको बेटा हम बोलते हैं कि ये अगुह्य है। ये त्रिकोरिक तो है लेकिन इसमें कोई गुहा नहीं है। अच्छा, त्रिकोरिक कौन सा होता है? यहां पर हमने देखा था। त्रिकोरिक कहां से शुरू होता है बेटा? 4 नंबर से, यानी कि प्लेटियलमेंथस से त्रिकोरिक शुरू होता है। तो 4 नंबर बेटा जो होता है वो त्रिकोरिक तो है, लेकिन इसमें गुहा नहीं है। वहीं 5 नंबर में हम क्या देख रहे हैं? अंत्यजन स्तर, बाह्यजन स्तर, बीच में गुहा। इसमें बेटा मध्यजन स्तर ऐसे टुकड़ों में पाई जाती है। ठीक है, तो मध्यजन स्तर, इसको हम बोलते हैं कि इसमें कूट गुहा है, वास्तविक गुहा नहीं है। क्योंकि वास्तविक गुहा क्या होती है? ये जहां पर दोनों तरफ बेटा वो मध्य जन स्तर से आस्तरित रहती है, इसको बेटा हम बोलते हैं वास्तविक गुहा। यहां पर गुहा तो है लेकिन ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में है, तो इसको हम बोलते हैं कूट गुहा। कूट गुहा पाई जाती है 5 नंबर में, और 6 से लेकर के 11 एनिलिडा से लेकर के आपके कॉर्डेटा संघ तक सारे के सारे वास्तविक गुही होते हैं। जल्दी लिख लो, 2 और पॉइंट है, फिर उसके बाद क्लास खत्म कर दूंगी। हाँ निशा, ऐसे ही समझ लो, नॉट स्ट्रेट, एक्चुअली आई गॉन फॉर हेयर बोटॉक्स। हेयर स्ट्रेट नहीं बोलते हैं इसको, हेयर बोटॉक्स बोलते हैं। हाँ यार, थकान तो होगी ना, सुबह से एक बूंद पानी भी नहीं पिया है। तीसरी क्लास ले रही हूँ और इसके बाद अभी एक और क्लास है, आई पूजा भी करनी है, कुछ नहीं किया है मैंने। डन हो गया बेटा? हाँ, रंगोली है, ऐसे ही लिख लो। दिवाली पे यही सारी रंगोलियां बनेंगी अब, क्योंकि दिवाली तक मैं आपको एक और रंगोली नहीं सिखा पाऊंगी, तो आप सब दिवाली पे रंगोली बनाएंगे। चलिए, ये हो गया देह गुहा। नेक्स्ट है बेटा खंडी भवन, जिसे हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। खंडी भवन होता क्या है देखो। अच्छा, ये भी 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका वास्तविक खंडी भवन, और हमें यही पढ़ना है, यही आपकी एनसीईआरटी में है। इसको हम बोलेंगे ट्रू सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन। दूसरा होता है आपका कूट खंडी भवन, ये केवल नाम का खंडी भवन होता है। फॉल्स या स्यूडो सेगमेंटेशन बोल सकते हैं इसको। खंडी भवन मतलब जिसका शरीर खंडों में बटा हुआ है। ठीक है, केंचुआ आप सभी ने देखा है। केंचुए में क्या होता है? ऐसा दिखता है कुछ। इसमें बाहर से दिखता है कि ये खंडों में बटा है, और ये अंदर से भी खंडों में बटा होता है। तो यहां पर पहली चीज, बाह्य और आंतरिक दोनों खंड पाए जाते हैं। मतलब बाहर से भी दिखता है कि ये खंडों में है, और अंदर भी बेटा ये खंडों में बटा होता है। ना केवल इतना, इसके हर एक खंड में एक संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया। ये मैं अलग से बना देती हूँ ऐसा।
इस तरीके से होता है, ठीक है। ये इसको उत्सर्जन में मदद करता है और ऐसा हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है ना। एनलिडा में उत्सर्जी अंग क्या होता है? नेफ्रिडिया, ठीक है। तो इनमें जो खंड है वो अंदर भी हैं बाहर भी हैं, और ना केवल खंड है, प्लस इसमें अंगों की पुनरावृत्ति भी है। हर अंग में एक ऐसा, हर खंड में एक ऐसा अंग है जो कि उपस्थित है, रिपीट हो रहा है। ये नीट में आ चुका क्वेश्चन है। वास्तविक खंडी भवन आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो आपका 6, 7, 11 नंबर में, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा में। कूट खंडी भवन आपको केवल 4 नंबर में देखने को मिलता है, यानी कि प्लेटियल मेंथिस में। ये सिर्फ नाम के खंड होते हैं, इनमें कोई पुनरावृत्ति नहीं होती अंगों की, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही प्रियंका शर्मा, बेटा एक बार मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ। मेरे हिसाब से तो आ रही है, मेरे सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 6वां आधार हो गया वर्गीकरण का, जिसे हम कहते हैं खंडी भवन। कॉकरोच बेटा आपके 7 नंबर में आता है, संघ आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। केचुआ आपके 6 नंबर में आता है, और हम आते हैं 11 नंबर यानी कि कॉर्डेटा में, ठीक है। ये लिख लो, मैं तब तक बैठ लूँ, हो जाए तो बता देना। आपका आखिरी वाला पॉइंट भी करवा के क्लास को ख़त्म करेंगे। पुनरावृत्ति का मतलब होता है सचिन रिपीटिशन, रिपीट हो रहा है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है एक तरीके से रिपीट होना, वैसे तो रिवीजन होता है। वॉइस क्लियर है? यस बेटा। जल्दी लिखो, लास्ट पॉइंट लिखा के मैं ख़त्म करूँगी, अब बस बहुत हो गया। डन, चलिए आखिरी पॉइंट है बेटा आपका नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर एक होते हैं आपके अरज्जु की, इनको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। दूसरे होते हैं आपके रज्जु की कॉर्डेट्स। नाम से ही पता लग रहा है, अरज्जु की मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, इनमें नोटोकॉर्ड, इसको बेटा हम पृष्ठ रज्जु भी बोलते हैं, पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाती। 1 से लेकर के 10, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियल मेंथिस, एस्कियल मेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ये सारे के सारे ऐसे संघ हैं जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। वहीं बेटा जो आपका ये क्लियर नहीं है, यहाँ सही कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। नोटोकॉर्ड, वहीं बेटा आपका जो 11वां नंबर का संघ है, इनमें नोटोकॉर्ड मतलब कि पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, और इसीलिए हम इनको कॉर्डेट्स बोलते हैं। और कॉर्डेट्स कौन सा है आपका? 11 नंबर, यानी कि संघ कॉर्डेटा। उसको हम कॉर्डेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो रज्जुकी होते हैं, नोटोकॉर्ड होती क्या है? तो नोटोकॉर्ड, इसके बारे में बता देती हूँ। ये आपकी मध्य जन स्तर से उत्पन्न मीजोडर्म से बनने वाली, मध्य जन स्तर यानी कि मीजोडर्म से उत्पन्न छड़नुमा संरचना या छड़ीनुमा संरचना होती है। शरीर के पृष्ठ यानी कि डॉर्सली पाई जाती है, इसीलिए हम इसको पृष्ठ रज्जु बोलते हैं। पृष्ठ भाग में पाई जाती है।
हमारे अंदर बेटा यही नोटोकॉर्ड कशेरुक दंड बनाती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी बनाती है, समझे। इसी नोटोकॉर्ड से बेटा हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी यानी कि हमारा कशेरुक दंड बनता है, समझे। तो 1 से लेकर के 10 ऐसे जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है, बाकी सब में नोटोकॉर्ड होती है। थैंक यू रोहित। यस ऋतु कुमारी, डन। क्लियर है मैडम। आपकी क्लास रेगुलर वाई नहीं होती राकेश कुशवाहा, वाई नहीं होती बेटा, वाई को क्यों भी बोल सकते थे अपन। इसलिए नहीं होती है बेटा क्योंकि आपके पास टोटल 12 क्लासेस हैं, हफ्ते में 2 के हिसाब से आपके 6 दिन की 12 क्लासेस बनती हैं। 12 क्लासेस तीनों सब्जेक्ट में जानी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 4, मतलब हर सब्जेक्ट को 4 क्लासेस मिलनी चाहिए। उसके हिसाब से फिजिक्स और केमिस्ट्री को 4-4 मिलती हैं और 4 बायो को। अब बायो के भी 2 पोर्शन है, बॉटनी जूलॉजी, तो हमें 2-2 मिलती हैं। दैट इज इट। तो दिस इज अबाउट आज की क्लास। एनसीईआरटी जल्दी से रीड कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना और भी कुछ हैं ऐसे पॉइंट्स जिनके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, जैसे कि परिसंचरण तंत्र कैसा है इनमें और ये सब, तो वो हम देख लेंगे। एनसीईआरटी जल्दी से रीड करके ख़त्म करते हैं इसको। तो एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा कि जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना और स्वरूपों में पाते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है, अतः वर्गीकरण का महत्व और जरूरी हो जाता है। क्योंकि 10 लाख प्राणी में चींटी भी प्राणी है, हम भी प्राणी है, हाथी भी प्राणी है, तो हम सब एनिमल से, तो हम में कोई अंतर नहीं है क्या? है अंतर, इसीलिए वर्गीकरण की जरूरत पड़ी, ठीक है, जिससे कि नई जो खोजी गई प्रजातियां हैं उनको उनके लक्षणों के आधार पर हम रख सकें। तो वर्गीकरण का आधार बेटा प्राणियों की संरचना और आकार में भिन्नता होते हुए उनकी कोशिका व्यवस्था, उनमें शारीरिक सम्मिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार पर रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया गया है। तो सबसे पहला है संगठन का स्तर। हालांकि प्राणी जगत के सभी सदस्य कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए स्पंज में कोशिकीय स्तर का संगठन देखने को मिलता है, ठीक है। कोशिकाओं के बीच में श्रम का कुछ विभाजन होता है। श्रम का विभाजन मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे, ऐसे श्रम का विभाजन हो जाता है, ठीक है। सिलेंट्रेट बेटा कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है, उसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर के ऊतक के रूप में करती हैं, इसलिए इसे हम ऊतक स्तर का संगठन कहते हैं, सिलेंट्रेट और टीनोफोरा में। इससे उच्च स्तर का संगठन बेटा जो आपको प्लेटिहेल्मिन्थस में देखने को मिलता है वो है आपका अंग स्तर का संगठन, अंग स्तर का, ठीक है। और हमारे अंदर देखने को मिलता है, जैसे देखो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और रज्जुकी के अंदर बेटा यहाँ पर अंग मिलकर के तंत्र बनाते हैं, एनलिडा वगैरह, और इसको बेटा हम अंगतंत्र स्तर का संगठन कहते हैं। विभिन्न प्राणी समूहों में अंगतंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन तंत्र बेटा इनका अपूर्ण हो सकता है, ठीक है, और पूर्ण भी हो सकता है। पाचन तंत्र अपूर्ण और पूर्ण का मतलब क्या हुआ बेटा? अपूर्ण पाचन तंत्र का मतलब हुआ, अपूर्ण पाचन तंत्र का मतलब हुआ अंधकोश देह प्रारूप, मतलब इनकी आहार नाल पूरी नहीं है। और पूर्ण का मतलब क्या हुआ बेटा? पूर्ण का मतलब हुआ कि इनकी आहार नाल पूरी है, मतलब वासुपेन नहीं है, यहाँ से भाग जाए, से नलिका के अंदर नलिका, ठीक है। तो ये देह प्रारूप हो गए। इसके बाद बेटा अपूर्ण पाचन तंत्र में देखो इसने लिखा है ना, इसमें केवल एक ही द्वार होता है, ठीक है। इसी द्वार से बेटा ये मुख और गुदा दोनों का काम करते हैं, जो कि प्लेटिहेल्मिन्थस में देखने को मिलता है। तो स्पंज पॉरीफेरा प्लेटिहेल्मिन्थस, प्लेटिहेल्मिन्थस स्पंज पॉरीफेरा टीनोफोरा, क्या बोल रही हूँ मैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस में आपको अपूर्ण पाचन तंत्र देखने को मिलता है। वहीं आपके पूर्ण पाचन तंत्र बेटा यहाँ पर 2 बाह्य द्वार होते हैं, मुख अलग गुदा अलग, और ये बेटा आपको एस्केलमेंथस से लेके कॉर्डेटा तक देखने को मिलता है। इसके अलावा बेटा परिसंचरण तंत्र भी हमने बोला 2 प्रकार का होता है, खुला और बंद, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण में। ह्यूमन किस में आते हैं बेटा? हम कॉर्डेटा संघ में आते हैं।
हम सबसे ज़्यादा विकसित हैं, इसलिए हम सबसे आखिरी संघ में आते हैं। तो खुले परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। पापा विल कम एंड गिव यू, गो एंड आस्क पापा। सम्मिति के आधार पर अगर हम बात करें बेटा, तो सम्मिति के आधार पर आपके जो जीव होते हैं बेटा, ये असम्मिति दर्शा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके स्पंज, मुख्यतः मतलब मेनली, पर कुछ ऐसे भी हैं जो अरीय सम्मिति दर्शाते हैं। मतलब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकती या नहीं करती, तो ये असम्मिति दर्शाते हैं। और अगर वो इनको शरीर को दो समरूपों भागों में विभाजित करती है तो इसे बेटा हम अरीय सम्मिति कहते हैं। सिलिंड्रेट टीनोफोरा में बेटा आपको, और इकाइनोडर्म के भी वयस्क में आपको अरीय सम्मिति देखने को मिलती है। वहीं बेटा अगर हम बात करें एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इन सब में बेटा आपको शरीर का केवल एक ही अक्ष से गुजरने वाला या केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली लाइन इनको दो बराबर भागों में विभाजित कर सकती है, तो इसको बेटा हम द्विपार्श्व सम्मिति कहते हैं, पढ़ा चुकी हूँ। ये देख लो। आगे बेटा, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों से व्यवस्थित होती हैं, बाह्य एक्टोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म, इनको बेटा हम द्विकोरिक कहते हैं, जैसे कि सिलिंड्रेट, टीनोफोरा, प्लेटियल, क्या वो स्पंज। वहीं बेटा अगर तृतीय भ्रूणीय मीजोडर्म भी इसमें उपस्थित है तो इसको हम त्रिकोरिक कहते हैं। भ्रूणीय 3 जन स्तर होते हैं ना, ठीक है, ये बता दिया। फिर गुहा के आधार पर, शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बेटा हमने इनको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। मीजोडर्म से आच्छादित देह गुहा, मतलब ऐसी गुहा जिसके दोनों तरफ मीजोडर्म हो, उसको बेटा हम वास्तविक गुहा कहते हैं, ठीक है। और एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सारे के सारे आपके प्रगुही हैं, मतलब जिनमें वास्तविक गुहा पाई जाती है, ठीक है। किसी में मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होती है, जबकि मध्य त्वचा, बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच में जो मध्य त्वचा है बेटा, ये बाह्य और अंतः त्वचा के बीच में बिखरी हुई रहती है, इसको बेटा हम कूट गुहा कहते हैं, और ये आपको स्केलमेंथिस में देखने को मिलती है। और जिनमें बेटा कोई गुहा होती ही नहीं है उसको हम अगुह्य बोलते हैं, और ये आपको प्लेटियलमेंथिस में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे ये आपको बता ही दिया है। खंडीभवन, कुछ प्राणियों में शरीर बाहर और अंदर दोनों तरफ से बेटा श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित होता है, ठीक है। और इनमें कुछ अंगों की हर क्रम में पुनरावृत्ति होती है, यानी कि बार बार उपस्थित होते हैं, इसको हम खंडीभवन कहते हैं, जैसे कि केचुए में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी को हम मेटामेरिक खंडीभवन कहते हैं, मैं लिखा देती हूँ आपको, विखंडावस्था है ना, इसको हम बेटा मेटामेरिक खंडीभवन कहते हैं। वास्तविक खंडीभवन को हम मेटामेरिक खंडीभवन कहते हैं, मेटामेरिज्म, ठीक है। आखिरी आता है बेटा आपका नोटोकॉर्ड। तो पृष्ठरज्जु क्या होती है बेटा? शलाका रूपी, शलाका रूपी मुझे नहीं पता, शलाका क्या होती है पता नहीं। तो शलाका रूपी पृष्ठरज्जु मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है, भ्रूणीय परिवर्धन के विकास में पृष्ठ सतह यानी पीछे की तरफ पाई जाती है। और ऐसे प्राणी जिनमें ही पाई जाती है उनको हम रज्जुकी बोलते हैं, जिनमें नहीं पाई जाती उनको हम अरज्जुकी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज इट। आज की क्लास में बेटा हमने क्या पढ़ा? हमने परिचय देखा और हमने वर्गीकरण का आधार पढ़ा। कल की क्लास में बेटा हम शुरू कर देंगे अपना एक एक करके सारे संघ। कल भी क्लास अपनी होगी। आज की क्लास में डीपीपी नहीं है क्योंकि लेक्चर 1 था, लेक्चर को रिवाइज करके आइएगा। रियल टेस्ट है बेटा आपका 10 नवंबर को, जिसके रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। 26 अक्टूबर तक आपका मतलब ये होगा रजिस्ट्रेशन। और इम्पॉर्टेंट है, ये टेस्ट केवल और केवल ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। भारत के 250 यानी कि 250 से ज़्यादा ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये रियल टेस्ट आपके लिए हो रहा है। आप लोग क्लास 11th के बच्चे तो आपका सिलेबस देख लो क्या है बेटा। क्लास 11th वाले बच्चे फिजिक्स में मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर। केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। बॉटनी में द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जूलॉजी में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ये आपका रियल टेस्ट का सिलेबस है।
ऑफलाइन जाकर के हमारे सेंटर्स पे दे सकते हैं। बिल्कुल नीट वाला एक्सपीरियंस आएगा जैसे आप नीट का पेपर जाकर के हमारे सेंटर पे दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, एडमिट कार्ड रिलीज होगा, उसमें आपके सेंटर वेंटर भी होंगे, आप वहाँ जाकर के नीट का पेपर देना। सो दिस इज ऑल अबाउट आज की क्लास। ख़त्म करते हैं यार, कल मिलेंगे 4 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली।